चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुब्रता बंदयाल के रुखसत होने में तकरीबन 49 रोज बाकी हैं। उनके इख्तितामी अय्याम में सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा मुतनाज़ और धड़ों में तकसीम दिखाई दे रही है। बेंचेस के कयाम से लेकर तमाम केसेस के फैसले मुतनाज़ तसव्वुर किए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की सियासत का दारोमदार इन्हीं केसेस पर है जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उनका मुतनाज़ हो जाना या बना दिया जाना खासी तशवीशनाक बात है। ख्याल किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मकाम तक पहुंचाने में चीफ जस्टिस के किरदार में काफी उनका अमल दखल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें 3 जजेस के इजाफी नोट्स शामिल हैं। उनमें एक नोट जस्टिस काजी फायज ईसा का भी है, जो कुछ रोज कबल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी होने के कुछ ही लम्हात के बाद हटा लिया गया था। इस केस की समाअत शुरू से ही मुतनाज़ थी, क्योंकि केस की समाअत से कबल ही चीफ जस्टिस ने कुछ सीनियर वकला से मुलाकात की थी, जो खुद इस केस में बतौर फरीक शामिल थे। इस मुलाकात के बाद ही यह केस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और इस अमल ने हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद का एक और मौका या जवाब फराहम कर दिया। ईद से कबल इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन ईद से एक रोज कबल चीफ जस्टिस ने 3 ऐसे यूट्यूबर्स से मुलाकात की जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और उनको पीटीआई का हम ख्याल सहाफी समझा जाता है। इस मुलाकात में मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ने अपना ज़हन बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है और यह भी बता दिया है कि उन्होंने कुछ अहम केसेस के फैसले महफूज कर लिए, जिससे हुकूमत के होश उड़ाए जाएंगे। इस मुलाकात और इसमें होने वाली गुफ्तगू के मंदब आने के बाद अक्सरियत यही ख्याल कर रही है कि चीफ जस्टिस जो भी फैसला सादिर करेंगे उसका अंजाम वही होगा जो 14 मई को इलेक्शंस के हवाले से फैसले का हुआ। चीफ जस्टिस ने जिन 3 अफराद से मुलाकात की है, उनमें सिद्दीक जान, आबिद अंदलीब और अहमद अदील सरफराज शामिल है। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर इस मुलाकात में चीफ जस्टिस का कहना था कि बानी तहरीक इंसाफ ने पंजाब और केपीकी की असम्बलियां तहलील करके सबसे बड़ी हमाकत की है। दूसरा अहम नुकता जो चीफ जस्टिस ने कहा वो ये था कि 9 मई के बाद की सूरत हाल चेयरमैन पीटीआई के लिए यकसर तब्दील हो गई है। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई शदीद मसले में है। चीफ जस्टिस ने यूट्यूबर्स को अदालती बहरान पर भी कहा कि काजी फायज ईसा को मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, मगर वो अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा का मौक़िफ़ यह है कि बेंचेस की तश्कील में सीनियर जजेस की राय शामिल होनी चाहिए और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला भी होना चाहिए। मुबैना तौर पर उनका यह भी कहना है कि अदालती बहरान के हवाले से यह कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और 2 और सीनियर जजेस अपनी जजमेंट्स में सीनियर्स की राय का एहतराम नहीं करते। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने अपने हुकूमत के बारे में गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में उन्होंने कुछ फैसले लिखे हुए जो हुकूमत को ठीक कर देंगे। ये सब बातें रिपोर्टेडली हो रही हैं। एलिजिडली ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के अंदर जो बातें हुई हैं वो चीफ जस्टिस से मंसूब करके बताई जा रही है कि उन्हें साबित कदम रहने और झुकने से इनकार करने का मशवरा देते हुए कहा गया है कि सबको बर्दाश्त करें। केसेस पर भी चीफ जस्टिस ने यूट्यूबर्स को एतमाद में लिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर ईद के फौरी बाद बहस होगी। इस मसले को मैंने हल करके जाने ये जो मुलाकात हुई है ये 27 जून की मुलाकात है, जिसका अहवाल या मंजरनामा अब बाहर आना शुरू हो गया है। इस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू सामने आई है, बज़ाहिर उसकी मुलाकात में शामिल सहाफ़ी सिद्दीक जान ने तरदीद की है, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की तरदीद नहीं की। ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात सिरे से हुई नहीं है। अब यह सवाल यह है कि क्या ये महज एक इत्तफाक है कि चीफ जस्टिस इन्हीं यूट्यूबर्स को खुफिया तौर पर मिले हैं जिनका झुकाव चेयरमैन तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ की तरफ है। पाकिस्तान अदलिया के या इंसाफ के इंडेक्स में तो 129वें नंबर पर है और अवाम इंसाफ के मुंतज़िर है, मगर चीफ जस्टिस साहब की बयानियाँ बनाने वाले यूट्यूबर्स और ऐसे अफराद से मुलाकातें जो सियासी केसेस में फरीक हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। क्या कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है? गुज़श्ता कुछ बरसों में हमारे मुल्क की अदलिया का तासुर ऐसा बन चुका है कि जैसे वो किसी के ज़ेरे असर फैसले कर रही है और किसी खास जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रही है। पनामा केस में से इकाबा निकालकर 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से बेदखल कर देना और नाअहल कर देना भी ऐसा फैसला है जिसके बारे में अमूमी तासुर यही है कि यह फैसला कहीं और हुआ और उस वक्त के जजेस ने सिर्फ ये फैसला सुनाकर सहूलतकारी की। इस फैसले से जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा, आज उसी पार्टी से मुंसलिक अफराद भी इस फैसले के गलत होने के बारे में सरेआम एतराफ़ कर रहे हैं। सीनियर कानूनदान हामिद खान एडवोकेट ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में यह बरमला एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ समझ लिया को हैंडल कर लेंगे। बाद में नवाज शरीफ को एहसास हुआ कि ऐसा शायद हो नहीं सकेगा क्योंकि मामला उनके हाथ से निकल चुके हैं। हामिद खान के एतराफ़ के बाद आज वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बानी तहरीक इंसाफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नालायक शख्स 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। पीटीआई के अपने लोगों ने पनामा साजिश को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो ज्यादती थी। जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको टूल बनाया गया। वो एक शख्स था जिसके खिलाफ आपने साजिश की
वो तो घर चला गया। ना उसने इमारत जलाई, ना शोधा की यादगारें जलाई, ना सड़कें जलाई। सारी की सारी उस वक्त जो कुव्वतें थीं जो नवाज शरीफ को जीरो करने के चक्कर में थी। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 3 यूट्यूबर्स से मुबैना मुलाकात, खुद तहरीक इंसाफ के अपने लोगों का ये कहना कि उस वक्त पनामा का जो मामला था वो कहीं और लिखा गया था फैसला और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ पढ़कर सुनाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने ही जो चीफ जस्टिस के अपने ही ब्रदर जजेस के इख्तलाफी नोट्स सामने आना, जिसमें वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं, संजीदा एतराज़ात उठा रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस को खासा मुतनाज़ बना रहे हैं और बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख या अदलिया की साख के ऊपर एक गहरा सवाल भी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो इख्तलाफी नोट में लिखा, जस्टिस सारिक मसूद का इख्तलाफी नोट मौजूद है और फिर यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात है। और यूट्यूबर्स से मुलाकात से पहले जिस केस को सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ जिस केस को टेकअप किया गया, उसमें भी जिन फरीकैन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाके उनकी चैम्बर में मुलाकात की और उसके बाद बड़ी उजलत में इसको टेकअप कर लिया जाता है, ये सारे इंडिकेटर्स तो हैं, इशारे तो हैं कि किसी एक मखसूस शख्स को या मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी एक इदारे के अंदर काम किया जा रहा है। इस सारे मामले पर और खास तौर पे ये जो मुलाकात अभी हुई है, रिपोर्टेडली इस मुलाकात का कॉन्टेक्स्ट और इसका मतन भी और चीफ जस्टिस से मंसूब करके बहुत सारी बातें हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर जो इख्तलाफी नोट्स जजेस साहिबान के सामने आए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर तजियाकार हसन अयूब खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन अयूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ समाअत का जो हुक्म सामने आया है, इससे पहले तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो इजाफी नोट या इख्तलाफी नोट वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसको हटा दिया गया। बट इंटरेस्टिंगली जो समाअत का हुक्मनामा है उसमें 3 जजेस के इजाफी नोट्स को हिस्सा बनाया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जो इजाफी नोट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं आपसे ये जानूं कि वेबसाइट्स पे तो हटा दिए जाते थे, इससे पहले भी हमने देखा कि उनको ऑर्डर्स का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, लेकिन ऑर्डर्स का हिस्सा होना इन इजाफी नोट्स का, क्या ये कोई गैर मामूली नौयत का मामला है? देखिए जी, इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। जाहिर बात है कि एक जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं चीफ जस्टिस के बाद, ये उनका ओपिनियन है और डिस्ट्रस्ट है चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के ऊपर। गो के चीफ जस्टिस का जो माजी का उन्होंने उनका रवैया रहा है इन जजेस के साथ, और जो वो समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के इदारे के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी आवाज जो है वो उठाई है। लेकिन बहरहाल जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल के हवाले से जो मुकदमा है, उस पर इन इख्तलाफी नोट्स का जो है या जिनके जुडिशियल नोट्स का कोई असर नहीं होगा। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह हो रही है कि चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने एक सेट पैटर्न के तरीके से जो अपने लाइक माइंडेड जजेस हैं उनको ही जो है अहम नौयत के मुकदमात में वो शामिल कर रहे थे। और फिर ये एक मुकदमा ऐसा आया जिसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी एप्लीकेशन के बाद जो है इस केस को टेकअप किया गया और जजेस को शामिल किया गया। तो ये भी इटसेल्फ जो है एक बड़ा ऑब्जेक्शन है उनके इस तर्ज अमल के ऊपर कि आपने दरख्वास्त गुजार से मुलाकात की और फिर आपने उन्हीं की जी मंशा के मुताबिक बेंच तश्कील दे दिया है। तो ये तो जी जैसे सरदार तारिक मसूद ने तो अपने इजाफी नोट के अंदर इस बात को मेंशन किया है कि ये कैसे हो गया कि दरखास्त गुजार से आपकी चैम्बर में मुलाकात होती है और उसके बाद इस पिटीशन को टेकअप कर लिया जाता है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तो ये तक लिख दिया है उसके अंदर कि इसके लिए गर्मियों की छुट्टियों का इंतखाब क्यों किया गया। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट नौयत का केस था, ये इतनी अहमियत का हामिल था, तो फिर इसके लिए ये जो वक्त चुना गया है ये मुनासिब नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो दोनों जजेस हैं, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ये इन्हीं की तरफ से ये आवाज जो है वो सामने आई है और ये बड़े अरसे से ये आवाज है। यानी आप ये देखें कि वाकई ही जो हम देखते हैं कि लोग अब सोशल मीडिया के ऊपर जब केस फिक्स होता है और बेंच तश्कील होता है तो लोग पहले उसके डिसीजन बताते हैं कि डिसीजन क्या आने जा रहा है, जो कि नामुनासिब है। देखिए, जजेस का ये कभी हमने नहीं देखा कि जजेस जो है वो दरख्वास्त गुजार से मिल रहे हो, अगर कोई जानने वाला बंदा भी हो तो वो केस से रिक्यूज कर जाते हैं। जब कोई अगर आदमी को दरख्वास्त गुजार मुलाकात कर ले तो फिर वो जज जो है वो केस नहीं सुनता। चीफ जस्टिस ये भी कर सकते थे कि अपने अलावा किसी और की सरबराही में बेंच तश्कील दे देते। ये कोई फर्ज ऐन नहीं था कि चीफ जस्टिस ने खुद ही ये केस सुनना है, लेकिन उन्होंने मुलाकात भी की और मुलाकात के बाद बेंच भी तश्कील दिया और वो भी अपनी सरबराही में। तो ये तो मज़ाका खेज बात तो ये भी है ना कि सुपीरियर जुडिशरी के अंदर ही तकरीबन 55,000 केसेस ऐसे हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं। फिर 129वें नंबर के ऊपर हम निज़ाम इंसाफ में आते हैं। फिर उसके अंदर कितने ऐसे मर्द हजरात हैं जो पसे ज़िंदान हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चों के साथ कम से बच्चों के साथ है, वो भी ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट नौयत की चीज़ें हैं। तो उनको पसे पुश डाल दिया जाता है, इस तरह के केसेस को पहले टेकअप कर लिया जाता है
अब तो यकीनन एक आम आदमी, आम शहरी भी सवाल कर रहा है कि फिर ये प्रायोरिटी क्या है, एसओपीज क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो पूरे निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो है वो एक आम आदमी तो सवाल उठाता ही था। सुपीरियर जुडिशरी के अंदर से चीफ जस्टिस के अपने ब्रदर जजेस ये सवाल उठा रहे हैं। तो फिर ये कहिएगा कि वो जो बुनियादी नुक्ता एतराज है कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला मामला है, जब तक वो तय नहीं होता तब तक वो चेंबर वर्क ही करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अब उससे इनहराफ तो नहीं कर सकता अपने ही इस प्रिंसिपल से। तो आपको लगता है कि इन एतराजात के बाद उन केसेस का फैसला भी अब अनकरीब हो जाएगा या नहीं होगा, वैसे ही खटाई में रहेगा? ठीक है, मुझे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं, मुझे वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अब जो है वो छुट्टियां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो है वो जजेस, कुछ जजेस ने जो है वो बैरून मुल्क भी जाना है। तो और फिर कई जजेस जो है वो मुख्तलिफ शहरों में अपनी अपनी सीट्स के ऊपर चले जाते हैं, यानी रजिस्ट्री में चले जाते हैं। कुछ कराची में, कुछ कोयटा, कुछ लाहौर, कुछ पेशावर, और कुछ जो है वो इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट में रहेंगे। तो इकट्ठा होना इन जजेस का, सबका इकट्ठा होना, वो बजाय इतना जल्दी मुमकिन दिखाई देखिए ना, नहीं दे रहा। वेकेशंस में बहुत सारे जजेस तो जाते हैं बैरून मुल्क, चीफ जस्टिस तो एक अरसे से नहीं गए। वो फिर इसलिए नहीं गए कि जो नामजद चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा की, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का जो है वो हलफ ना उठा लें, जो है चाहे 5 दिन के लिए। और उन्होंने वाकई अपनी पूरी टर्म में एक दिन भी वो जो है वो बैरूनी मुल्क का दौरा नहीं किया। गो के बहुत सी दावतें आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफिस को अब मौसूल होती हैं, जिसमें वो अपनी जगह फिर किसी और को नॉमिनेट कर देते हैं। लेकिन अभी जो मेन क्वेश्चन ये है कि अभी आपको शायद ये भी मालूम होगा कि यूट्यूबर से मुलाकात, जी, मैं बल्कि उस तरफ आना चाह रहा था कि देखिए ना कि एक तरफ दरखास्त गुजारों से मुलाकात हुई, उनका केस टेकअप कर लिया गया। अब जो यूट्यूबर, जो 3 यूट्यूबर्स बताए जा रहे हैं, वो इसलिए ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है मामला, या लोग उस पर बात कर रहे हैं कि ये कोई पिक एंड चूज था, मतलब ये कोई चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई है कि इन लोगों से मुलाकात करनी है, या ये लोग, इन लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इन्होंने चीफ जस्टिस से मिलना है और फिर इन्हीं लोगों को मुलाकात के लिए मदऊ करके इनसे बातचीत की गई और उसका मकसद कोई नैरेटिव बिल्डिंग था? क्या था सर ये देखिए, चीफ जस्टिस जो हैं उनसे लोग मुलाकातें करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुलाकात फिर अब ऐसे लोगों को चीफ जस्टिस को एक्सेस देना चाहिए जो बात जो है वो डाइजेस्ट कर सकें। ये ऐसे लोगों को चीफ जस्टिस को नहीं बुलाना चाहिए था कि जो बात जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात को पब्लिक कर दें। अब जाहिर बात है कि जिस शख्स ने सोशल मीडिया पर ये सबसे पहले खबर दी है, उसको इस मुलाकात के बारे में किसी ने आगाह तो किया है ना, उसकी चंद बातों की वो तस्दीक कर रहे हैं, चंद बातों की तरदीद कर रहे हैं। अगर वो दोनों वर्जन को भी देख लिया जाए, जो तस्दीक कर रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं, तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी अभी तक जो है वो तरदीद नहीं हुई। तो इसका मतलब है ना कि मुलाकात तो हुई और मुलाकात के पॉइंट्स भी लीक आउट हुए हैं। और इस मुलाकात में के अंदर अगर मुझसे पूछें तो बिल्कुल उन्होंने ये बात जरूर की है, वो अभी जो तरदीद कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। उन्होंने बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि जी, मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जजेस के ऊपर बहुत प्रेशर है एस्टैब्लिशमेंट का। और वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से उन्होंने बताया कि जो उन्होंने उनकी कवर पर थपकी दी, उन्होंने कहा जी कि वी आर बिहाइंड यू। तो ये इस तरह की बातें जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, तो ये इस किस्म की मुलाकातें होती हैं। फिर मुलाकात करके ऐसे लोगों को वो मुलाकात के लिए बुलाते हैं, फिर वो बातें भी आउट करते हैं। अच्छा हासिल साहब, इंटरेस्टिंगली तरदीद तो आ रही है और तरदीद मेरी नजर से भी गुजरी है, लेकिन फिर वो ये तो नहीं बता रहे ना कि क्या बात हुई क्या है। फिर ये भी बताया कि क्या बात हुई है। जब इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई है, आप तरदीद भी कर रहे हैं कि ये बातें नहीं हुई, तो फिर बता दें कि क्या बात हुई है। जी, अभी एक टेलीविजन शो पे जो है सदीक जान मेरे साथ मौजूद थे, तो मैंने उनसे यही बात की। तो उन्होंने जब कहा कि उन्होंने तारीफ की है जस्टिस मंसूर अली शाह की, जस्टिस अख्तर मनल्ला की, और उन्होंने इनका जिक्र किया, तो मैंने कहा जी उन्होंने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की भी जो है वो तारीफ की है। तो उन्होंने फिर उसकी तारीफ की तस्दीक नहीं की। यानी 4 जजेस की वो बेसिकली ही इज प्लेइंग इन ग्रे एरिया, ना वो ब्लैक बात करते हैं ना व्हाइट करते हैं, वो ग्रे में बात कर रहे हैं, अपने मतलब की बात करना चाह रहे हैं। या आपका जो नैरेटिव है, या शायद कोई आगे से डांट पड़ी हो कि जी अब हमने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात की थी, आपने बातें आउट कर दी हैं, तो ये तो हुआ ना। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब को भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी ये वेकअप कॉल है कि देखिए माजी में मेरी भी मुलाकात हुई है। अभी नासिर भाई हैं हमारे डॉन अखबार से, उनकी मुलाकात हुई है कुछ अर्सा पहले, तो एक लफ्ज कभी बाहर आया है, कभी एक ऑफ द रिकॉर्ड जो देखिए एथिक्स भी कोई चीज है ना। ऐसे लोगों को बुला रहे हैं वो कि वो बेशक जो है वो पीटीआई का जो है वो नैरेटिव टॉक करने वाले लोग हैं, लेकिन ये उनकी असलियत है। अगर आप देखें तो कि अब अपने पेट में ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं रख सकी और बात कहीं अपने मुंह से निकाल दी, तो बात तो फिर अगले की होगी। फिर वो उसको आगे यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वो तो उसने करना है। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को सच मान लिया जाए कि जो बताया जा रहा है या जो विच इज आउट इन द सेंटर नाउ कि ये बातें हुई हैं, तो क्या इससे क्या एज्यूम किया जा सकता है? क्या कोई नैरेटिव बिल्डिंग है? ये कोई यूट्यूबर्स को बुला के या कुछ सहाफियों को बुला के बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या है?
ये तो ख्वाहिश तो जारी बात है होगी, और मकसद ये बताना नहीं होता, कहना नहीं होता कि जी आपने ये बनाना है, लेकिन जब बुलाकर मुलाकात या एक्सेस दिया जाता है तो फिर वो अपने जो है वो अपनी लाइन बताते हैं कि जी हम ये हैं, ये हमारे टारगेट्स हैं, हम ये अचीव करना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में काम बढ़ेगा आगे। तो ये बातें तो होती हैं, यानी जब तो आप इससे क्या अखज़ कर रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो इस वक्त? अचीव अचीव तो यही करना चाह रहे हैं कि जी उनकी ऑलरेडी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा जो है वो तेज मुहिम चल रही है। उनके 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 तरीकाकार के ऊपर जो है सवालात उठ रहे हैं, जजेस उठा रहे हैं, सहाफी उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उठ रहा है। तो जी आप भी हमारा जो है वो जो मौक़िफ़ है हमें अच्छा करके पेश करें। मकसद तो बुनियादी यही है ना मुलाकात का। लेकिन मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि चीफ जस्टिस ने अपने मुंह से ये नहीं कहा होगा कि ये मेरी तारीफ करें आप, लेकिन वो बुलाने का मकसद ये होता है कि जी आप जब मिलते हैं तो उनका वर्जन जो है वो यूट्यूबर्स तक पहुंचे या जर्नलिस्ट तक पहुंचे। उस सारे वो यूट्यूबर्स नहीं है वैसे, बाय द वे जिसका सदीक जान है वो ब्यूरो चीफ है, यूट्यूब से उनका स्टार्ट जरूर है, लेकिन अब वो ब्यूरो चीफ बोल टेलीविजन है। इस तरह अदील सरफराज साहब हैं, वो सुनो टीवी में है। जो आबिद अंदलीब है वो एक यूट्यूबर है, बाकी दो लोग जो है वो जर्नलिस्ट टीम को कंसिडर किया जाए। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो कुछ हुआ, अब इससे आप क्या देख रहे हैं? मतलब ये खास तौर पे ये बात करना, आई डोंट नो ये की है चीफ जस्टिस ने या नहीं की है, लेकिन उनसे मंसूब करके ये बात चलाई तो जा रही है कि हुकूमत से मुताल्लिक कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जो ऑलरेडी लिख कर रखी हुई हैं, और ऐसा है कि जैसे बिजली गिरेगी अभी हुकूमत पे गिरने वाली है, हुकूमत का बुरा वक्त आने वाला है। इसकी कोई तस्दीक हो सकी किसी जगह से? क्या कोई ऐसी बात है? अच्छा, तस्दीक तो इस बात की नहीं है। अगर अगर बिलफाजूल ने ये बात की है तो हुकूमत के पास दिन कितने रह गए हैं? असम्बली की मुद्दत तो खत्म हो रही है और असम्बली तो अपनी मुद्दत से पहले ही तहलील कर दी जाएगी। तो मेरे ख्याल कि अब सारा वजन उठा चुकी है हुकूमत। हुकूमत को अब कोई भार नहीं है। अब क्या करना है उन्होंने, अगर सपोजिटली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से फैसला करना चाह रहे हैं उस पर कर दें, या जो दूसरा जो है नैब अमेंडमेंट के हवाले से जो भी नहीं आया, ऑर्डिनेंस आया है, अगर इसको उन्होंने जो है कलदम करार चैलेंज करके इस किस्म के काम कर सकते हैं ना। अब क्या करना है, इंतखाबात तो हुए नहीं है, तौहीन अदालत की कार्रवाई उन्होंने शुरू नहीं की, तो वो जारी बात है तौहीन अदालत में वो एक पूरा प्रोसीजर है, उसमें आपने बुलाना होता है, चार्जेस फ्रेम करने होते हैं, फिर उसको टाइम उसको जवाब दे आता है, शोकाज होता है पहले इनफैक्ट, फिर उस चार्जेस फ्रेम होते हैं, चार्जेस फ्रेम होने के बाद फिर उसका एक किस्म का जो है ना वो 2-3 समातें फिर होती हैं। इतना वक्त कहाँ रहा है अब? अच्छा, हासिल यूसुफ, गुजरेंगे। ठीक ठीक, लास्टली इस इदारे ने खास तौर पे हमेशा, मुझे लेट मी से दिस ब्लंटली, हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के काम किया है। अगर मैं अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखूं, एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, आपको क्या लग रहा है कि क्या वो दस्ते रास्त बनने को तैयार नहीं है, उस तरह से काम करने को तैयार नहीं है, या वो किसी को फेवर करना चाहते हैं? क्या हुआ है किसी जगह पर? क्या कोई अलाइनमेंट ठीक नहीं है, या हो गई है अब और अंडर प्रेशर महसूस कर रहा है? इतना खुलकर सहूलतकारी की गई है, इतनी खुलकर एक शख्स की सहूलतकारी की गई है, वही जो कि क्रिएटर है, डिजाइनर है इसका 9 मई के वाकयात का, और 9 मई के बाद भी सहूलतकारी जारी है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक शख्स के लिए आपने पूरे इदारे को जो है वो साइडलाइन किया, अपने ब्रदर जजेस को साइडलाइन किया, एक जज को कहा तो उस शख्स का से मुतल्लिक आप मुकदमा नहीं सुन सकते, फिर आप जो है वो उसी की सहूलतकारी 25 मई के वाकये में वो शख्स शामिल है, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डिफेंस की है, उस पर अमल नहीं किया, उसकी खुली खिलाफ वर्जी की है, फिर भी आपने उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि तमाम की तमाम जो रिपोर्ट्स थी जो आपने तलब की थी वो तमाम की तमाम रिपोर्ट्स के खिलाफ थी, उसके खिलाफ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की नहीं आपने। अब बिल्कुल खामोशी आपने उस पर रख ली, बल्कि उसको दो जो एप्लीकेशन वो केस अब दोबारा कितना अरसा हो गया है, कई माह हो गए, टेक अप इन 8-9 माह हो गए हैं, तो उस केस का तो कम से कम जाते जाते फैसला कर जाए। चाहे मैं कहता हूँ तौहीन अदालत ना ही लगाएं,